क्या आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 3% लोग ही अपने जीवन में 10 लाख रुपए की बचत कर पाते हैं? हाँ, सिर्फ 3%। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे उन 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं। अगर आप अभी इस वीडियो को बंद कर देते हैं तो आप वो 7 रणनीतियां मिस कर जाएंगे जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो अगले 5 साल में आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, मेरा नाम आयुष है और आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। मैं बड़े दावे नहीं करता, लेकिन आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और हजारों सक्सेसफुल लोगों की जर्नी से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो पहला 10 लाख रुपया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए दोस्तों, पहला 10 लाख रुपया बनाना सबसे मुश्किल होता है। यह एक साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह का माइलस्टोन है। जब मैं आपसे कहता हूं कि पहला 10 लाख सबसे मुश्किल है, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जब आप जीरो से शुरुआत करते हैं तो आपके पास ना तो एक्सपीरियंस होता है, ना फाइनेंशियल नॉलेज और ना ही कोई सेफ्टी नेट। लेकिन एक बार जब आप 10 लाख रुपए बना लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि पैसा कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर काम करना शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि आप ये जर्नी कहाँ से शुरू करें। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं उनकी थिंकिंग बाकी लोगों से अलग होती है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह डिलेड ग्रेटिफिकेशन को चूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप स्मार्ट चॉइसेस बनाएं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये कॉफी शॉप्स और आउटसाइड खाने में खर्च करते हैं। अब यह गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें से सिर्फ 3,000 रुपये बचा लें और इन्वेस्ट कर दें तो 10 साल में ये छोटी सी सेविंग आपको लाखों रुपये दे सकती है। ये है डिलेड ग्रेटिफिकेशन की पावर। आप आज थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल आप बहुत बड़ा रिवॉर्ड पा सकें। अब बात करते हैं इनकम के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी इनकम कम है तो सबसे पहले आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। और यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि आपकी सैलरी ही आपकी इनकम नहीं है। आज के ज़माने में आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं एडिशनल इनकम जनरेट करने की। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं, या फिर कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे नहीं पता कि कैसे शुरू करूं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको वो करना होगा जो 97% लोग नहीं कर रहे हैं। हर दिन सिर्फ 1 घंटा अगर आप स्किल डेवलपमेंट या साइड इनकम पर इन्वेस्ट करें तो 1 साल में आपके पास 365 घंटे हो जाते हैं। यह समय काफी है कोई भी नया स्किल सीखने के लिए जो आपकी इनकम को डबल या ट्रिपल कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। आज के डिजिटल युग में सबसे वैल्यूएबल स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। इन स्किल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और इनके लिए आपको कोई फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है। यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप फ्री या बहुत कम पैसे में ये सब सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इनकम बढ़ाना ही काफी नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अच्छी इनकम अर्न करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। यहां पर आता है बजटिंग का कॉन्सेप्ट। मैं जानता हूं कि बजट शब्द सुनते ही बहुत से लोगों को लगता है कि यह बहुत बोरिंग है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सबसे पावरफुल टूल है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। बजटिंग का मतलब यह नहीं है कि आप कंजूस बन जाएं या अपनी हर छोटी खुशी को सैक्रिफाइस कर दें। बजटिंग का मतलब है कॉन्शियस स्पेंडिंग। आप जानबूझकर डिसाइड करें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूं जिसे 50-30-20 रूल कहते हैं। अपनी इनकम का 50% नीड्स पर खर्च करें, यानी रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स वगैरह। 30% वांट्स पर
यानी एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, डाइनिंग आउट, और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर। यह एक बेसिक फ्रेमवर्क है जिसे आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग कहते हैं कि महीने के अंत में जो बचता है वो बचा लेते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। आपको सबसे पहले सेव करना होगा और फिर बाकी पैसे खर्च करने होंगे। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही आपकी सैलरी आए, सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल दीजिए। बाकी पैसों से अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज कीजिए। इससे आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेविंग के बारे में। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है और यह समझना बहुत जरूरी है। सेविंग का मतलब है आप अपना पैसा सेफ जगह पर रख रहे हैं इमरजेंसी के लिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप अपने पैसे को काम पर लगा रहे हैं ताकि वो ग्रो करे। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोनों का पर्पस अलग है। सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा। ये आपकी 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। यह फंड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ब्लैंकेट है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, तो आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा या अपने इन्वेस्टमेंट्स को बीच में तोड़ना नहीं पड़ेगा। इस इमरजेंसी फंड को आप सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रख सकते हैं, जहां से आप जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसे निकाल सकें। एक बार जब आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो जाए, तो फिर शुरू होता है असली गेम, यानी इन्वेस्टमेंट्स। और यहां पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, और सच में यह मैजिकल है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है आपका इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं। अगर आप 20 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और यह 45 साल की उम्र तक करते हैं, यानी 25 साल तक, मान लीजिए आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपके पास 1,18,00,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 30 साल की उम्र से शुरू करते हैं, यानी सिर्फ 10 साल की देरी, तो 45 साल की उम्र में आपके पास सिर्फ 18 लाख रुपये होंगे। देखा, आपने 10 साल की देरी ने कितना बड़ा फर्क डाल दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वॉज येस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। अब सवाल आता है कि इन्वेस्ट कहां करें। यहां पर मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को पैसा देते हैं और वो उसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इंडेक्स फंड्स या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से शुरुआत करें। इंडेक्स फंड्स में रिस्क कम होता है क्योंकि यह पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं। फिर आता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी SIP। यह सबसे स्मार्ट तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स। लॉन्ग टर्म में ये एवरेजिंग आउट हो जाता है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। SIP की सबसे अच्छी बात यह है कि यह डिसिप्लिन बनाता है और आपको मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। यह भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ब्लू चिप कंपनीज यानी एस्टैब्लिश्ड और प्रॉफिटेबल कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाई रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। शुरुआत में डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दीजिए। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या सेक्टर में ना लगाएं। फिर आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। यह एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो टैक्स फ्री रिटर्न्स देती है। करंटली PPF में 7 से 7.5% के बीच रिटर्न मिल रहा है। यह पूरी तरह से सेफ है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। PPF में आप एक साल में मैक्सिमम 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और यह 15 साल का लॉक इन पीरियड है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS भी एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और यह मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स देता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPF, अगर आप सैलरीड हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी से कट रहा होता है। यह भी एक अच्छा सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं आपको रियल एस्टेट के बारे में बताता हूँ।
बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि वो प्रॉपर्टी खरीदें। रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर आप पहली बार 10 लाख बना रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि इनिशियली आप लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। एक बार जब आपके पास सब्सटैंशियल कॉर्पस हो जाए, तब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होती है, यानी ज़रूरत पड़ने पर आप तुरंत पैसे नहीं निकाल सकते। गोल्ड भी ट्रेडिशनली एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट रहा है इंडिया में। गोल्ड को आप फिजिकल फॉर्म में खरीद सकते हैं या फिर डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETFs या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू। गोल्ड एक गुड हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, और यह पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लेकिन गोल्ड को सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% ही रखें। अब मैं आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में बताता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग टैक्स को बोझ समझते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें तो आप लीगली बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80C के अंडर आप मैक्सिमम 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। इसमें PPF, ELSS म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन प्रिंसिपल, यह सब आते हैं। फिर है सेक्शन 80D, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। नेशनल पेंशन सिस्टम में सेक्शन 80CCD में एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिलता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पस से नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन के पर्पस से। टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा और सबसे सस्ता लाइफ इंश्योरेंस है। ट्रेडिशनल पॉलिसीज जैसे एंडाउमेंट या मनी बैक प्लान्स में रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप एक प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जो एडिक्वेट कवरेज दे, और बाकी पैसों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। मेडिकल इमरजेंसीज आपकी सारी सेविंग्स को खत्म कर सकती हैं। तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, जो मिनिमम 5 से 10 लाख का कवरेज दे। अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस है, तो भी एक टॉप अप या अपना पर्सनल पॉलिसी रखिए, क्योंकि जॉब चेंज होने पर वो कवरेज चला जाता है। अब मैं आपको डेट मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ। डेट 2 तरह का होता है, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट वो है जो आपके लिए इनकम जनरेट करे या एसेट्स बनाए, जैसे एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन। बैड डेट वो है जो डिप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए लिया जाए या अननेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड डेट या पर्सनल लोन फॉर वेकेशन। अगर आपके ऊपर कोई हाई इंटरेस्ट डेट है, जैसे क्रेडिट कार्ड डेट, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसे चुकाना होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड पर 18 से 24% तक इंटरेस्ट लगता है, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स से ज़्यादा है। क्रेडिट कार्ड एक बहुत यूजफुल टूल है, अगर आप उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। हमेशा पूरा बिल टाइम पर भरें, ताकि आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स और कैशबैक का फ़ायदा उठाएं, लेकिन इसके लिए अननेसेसरी खर्च ना करें। अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट का मैक्सिमम 30% ही यूज़ करें। इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है। अब बात करते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों के पास हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। आप अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग दे सकते हैं, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बेच सकते हैं, या फिर रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनिशियली यह सब साइड हसल के रूप में स्टार्ट होता है, लेकिन स्लोली यह सब्सटैंशियल इनकम का सोर्स बन सकता है। पैसिव इनकम एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। पैसिव इनकम वो है जो आपको बिना एक्टिवली काम किए मिलती रहे। डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टीज, ये सब पैसिव इनकम के एग्जाम्पल्स हैं। अपने लॉन्ग टर्म गोल में पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाना शामिल कीजिए। जितनी ज़्यादा पैसिव इनकम आपके पास होगी, उतना ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास होगा। अब मैं आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बताता हूँ। डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में फ़र्क करती है। डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी। आपको हर महीने कंसिस्टेंटली सेव और इन्वेस्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट डाउन हो या अप, आपकी मूड अच्छी हो या खराब, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस्ड रहना होगा।
ऑटोमेशन आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है डिसिप्लिन बनाने में। अपनी एसआईपीज को ऑटोमेट कर दीजिए ताकि हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो जाए। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगा दीजिए अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर के लिए। जितना ज्यादा आप ऑटोमेट करेंगे उतना कम आपको मैन्युअली एफर्ट करना पड़ेगा और उतना ज्यादा कंसिस्टेंट आप रहेंगे। अब मैं आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में बताता हूं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। आप बेटर फोन लेते हैं, बेटर कार लेते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। ये नेचुरल है, लेकिन इसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो उसका मिनिमम 50% डायरेक्टली अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डाल दीजिए। बाकी 50% से आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं। कंपैरिजन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के सोशल मीडिया युग में। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ ऑनलाइन दिखा रहा है। लोग अपनी वेकेशंस, कार्स, गैजेट्स सब कुछ फ्लॉन्ट कर रहे हैं और इसे देखकर आपको भी लगता है कि मुझे भी यह सब चाहिए। लेकिन यह कंपैरिजन गेम बहुत डेंजरस है। आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर फोकस करना है, ना कि दूसरों की लाइफ पर। रिमेंबर, जो लोग आपको लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं हो सकता है वो डेट में डूबे हों। अब मैं आपको गोल सेटिंग के बारे में बताता हूं। विदाउट क्लियर गोल्स आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आपके फाइनेंशियल गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। यह है स्मार्ट फ्रेमवर्क। उदाहरण के लिए, मैं 5 साल में 10 लाख रुपए बचाऊंगा। यह एक स्मार्ट गोल है। बस ज्यादा पैसा बचाना है, यह स्मार्ट गोल नहीं है। अपने गोल्स को लिख लीजिए और इन्हें ऐसी जगह रखिए जहां आप रोज देख सकें। यह आपको मोटिवेटेड रखेगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं अगले 1 साल के जैसे इमरजेंसी फंड बनाना। मीडियम टर्म गोल्स हैं 3 से 5 साल के जैसे कार खरीदना या वेडिंग के लिए पैसा जमा करना। लॉन्ग टर्म गोल्स हैं 10 साल से ज्यादा के जैसे हाउस खरीदना या रिटायरमेंट प्लानिंग। हर गोल के लिए अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। मार्केट कैसे काम करता है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं, टैक्स लॉज क्या हैं, ये सब सीखते रहिए। बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने बेटर डिसीजंस आप ले पाएंगे। कुछ अच्छी बुक्स हैं रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, थिंक एंड ग्रो रिच। ये सब बुक्स आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं। मेंटोरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है तो उनसे सीखिए, उनकी स्ट्रैटेजीज समझिए, उनकी मिस्टेक्स से सीखिए। अगर आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है तो ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए जहां फाइनेंशियली अवेयर लोग हों। अब मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताता हूं। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न और लो रिस्क लो रिटर्न, ये सामान्य प्रिंसिपल है, लेकिन आपको अपनी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप यंग हैं और आपके पास टाइम है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं इक्विटी में। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो आपको सेफर इंस्ट्रूमेंट्स चुनने होंगे। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने एग्स को डिफरेंट बास्केट्स में रखिए। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, यह नॉर्मल है। जब मार्केट क्रैश होता है तो पैनिक मत कीजिए। एक्चुअली मार्केट क्रैश एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी कंपनीज को चीप प्राइस पर खरीदने की। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल when others are greedy and be greedy when others are fearful। लॉन्ग टर्म विजन रखिए और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से ना घबराएं। रिव्यू और रीबैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल कम से कम एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए। देखिए कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से नहीं। अगर जरूरत हो तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। अगर इक्विटी का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया है तो कुछ प्रॉफिट बुक करके डेट में शिफ्ट कीजिए। फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन ब्लाइंडली किसी पर भी डिपेंड मत कीजिए। बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए ताकि आप समझ सकें कि एडवाइजर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है और क्यों। अब मैं आपको पेशेंस के बारे में बताना चाहता हूं। वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ओवरनाइट रिच होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं वो यूजुअली स्कैम्स में फंस जाते हैं। स्टॉक टिप्स, गेट रिच क्विक स्कीम्स, गारंटीड रिटर्न्स वाले प्लान से दूर रहिए।
अगर कोई चीज़ टू गुड टू बी ट्रू लगती है तो वो यूजुअली होती भी है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ अगर आप सही स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं तो आपका पहला 10 लाख बनना तय है। और एक बार जब पहला 10 लाख बन जाए तो फिर अगला 10 लाख बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए काम कर रहा होता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। यह फॉर्मूला है I-E=S+I। इसका मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करने हैं और बचे हुए पैसों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगाना है। बस यही है फॉर्मूला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत आज से करें, कल का इंतजार मत करें। अगर आप सिर्फ 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं तो करें। इंपॉर्टेंट यह है कि आप शुरू करें। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें कमेंट में यह भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।